बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एक बड़ा चैप्टर नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया। लगभग 10 से 12 क्लास उसमें थी और इतनी बनती भी है। बात करें अगर आज के चैप्टर की तो 4 से 5 क्लास हमें इस चैप्टर में लगने वाली हैं बच्चे, और ये 4 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे मोस्टली। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है और सवाल बहुत आसान टाइप का बनता है। ऐसा भी बने, मतलब चैप्टर ही आसान है अगर मैं आपसे कहूँ। बेसिकली आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। अगर आपने वो पढ़ लिए और उनका रिवीजन आज आप करके आए हो, मैं गारंटी से कहता हूँ एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास आज की आपको बहुत आसान लगने वाली, बहुत आसान। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चे एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर का। बेसिक के साथ मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। भाई एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर मैं इधर लिखता हूं एलसीएम, तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है बच्चे लीस्ट। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉमन। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे छोटा या न्यूनतम। क्या बोलते हैं? न्यूनतम। न्यूनतम। कॉमन का मतलब होता है समान। क्या बोलते हैं? समान। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है भैया, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है समान होना चाहिए, और गुणज मल्टीपल का मतलब होता है गुणज होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज गुणज, व्हाट इज अ फैक्टर, इनमें डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। अभी आप क्या करो, एक फुल फॉर्म और लिख लो। भाई जब कर ही रहे हैं तो एक फुल फॉर्म HCF की और देख लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट। H का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट। और C का मतलब होता है कॉमन, कॉमन। और F का मतलब क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर। ठीक है भाई, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, सबसे बड़ा, अधिकतम। कॉमन का मतलब होता है समान, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये आपने पढ़ा भी है, ये वाला चैप्टर जो है आपने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है, फैक्टर वाला, जहां हमने नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स निकाले थे। अब जो दो डेफिनेशन आप सामने देख पा रहे हो, इनमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लग रही है सर ये तो हमें पता है भाई। न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा, और अधिकतम का मतलब होता है सबसे बड़ा। अगर मैं कहूं कॉमन यानी कि समान, एक जैसा, मान लो मेरे पास और तुम्हारे पास रेड शर्ट है, मेरे पास भी रेड शर्ट, तुम्हारे पास भी रेड शर्ट, तो हमारे पास कॉमन शर्ट क्या है? कॉमन रेड शर्ट, यानी कि जो हम दोनों के पास एक जैसा है, मेरे पास भी है वो तुम्हारे पास भी है, दैट इज कॉमन। तो जो इसके पास भी है, या जितने भी मैं नंबर की बात करूंगा उन सबके पास वो है, दैट इज कॉमन। अब जो असली कहानी आकर रुकती है, वो आकर रुकती है यहां, मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर के पास। कि सर मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर में। हालांकि फैक्टर के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अब बिल्कुल गौर से बैठ के पढ़ना। मैं इन दोनों में डिफरेंस और एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं। भाई मल्टीपल अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 3 के मल्टीपल, मैं आपसे कहता हूं 3 के मल्टीपल बताओ, 3 के, तो आप कहेंगे कि सर 3 के जो मल्टीपल है ना, 3 के जो मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल का मतलब है गुणज।
वो संख्याएं जो 3 के गुणा में चलती हैं, 3 की गुणा में जो संख्या चलती हैं, और अगर मैं और भी बेसिक में जाऊं तो 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, सभी संख्याएं 3 का मल्टीपल होती हैं। अगर मैं कहूं 3 के मल्टीपल लिखो, आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपसे पूछूं कहां तक जाएगा ये? अगर मैं आपसे बच्चे कहूं 3 के मल्टीपल, और फिर मैं आपसे पूछूं कहां तक जाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 3 के मल्टीपल कहां तक जाएंगे? हल्का सा मुझे हिंट दो। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 4 के मल्टीपल, आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये कहां तक जाएंगे? नहीं भैया। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 6 के मल्टीपल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, और ये भी बढ़ते जाएंगे। भैया ये कहां तक जाएंगे? वेरी गुड, अनंत, इनफाइनाइट। भाई 3 के गुणा जो बढ़ाते चले जाओ, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनगिनत जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 4 के मल्टीपल, बढ़ाते जाओ इनफाइनाइट तक जाएगा। 6 के मल्टीपल, बढ़ाते जाओ इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि किसी भी संख्या के मल्टीपल्स क्या होते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट। किसी भी एक संख्या के मल्टीपल्स क्या होते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है जिनको हम काउंट कर सके, और इनफाइनाइट का मतलब है जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं का मतलब है पॉसिबिलिटी। फाइनाइट, इनफाइनाइट। आप तुरंत कहेंगे भाई इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल तो बढ़ते जाएंगे और संख्याएं तो अनंत होती हैं, तो मल्टीपल्स भी अनंत होंगे। आपको समझ में आया? यस। तो मल्टीपल्स निकालने आपने सीखे, ठीक है। तो अब अपने तो उस पे जाओ, ऊपर जो आपने ये लिखा है, जो आपने फुल फॉर्म लिखी है ना, एक एक करके पकड़ो, एक एक करके पकड़ो, और मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ, मल्टीपल कॉमन लीस्ट, नीचे से ऊपर की तरफ। आपने सबसे पहले क्या किया? मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल आपने लिख दिए। आपने 3, 4 और 6 के मल्टीपल लिख दिए। अब इसका काम कंप्लीट हो गया। ऊपर आ जाओ, कॉमन, उनको ढूंढो जो समान है। बच्चे उनको ढूंढो जो समान है। क्या तीनों में कॉमन होना चाहिए? 6 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये आगे बढ़ेगा। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब ढूंढो। देखो बात आई कॉमन की, मल्टीपल हमने लिख दिए, अब बात आती है कॉमन की। तो 12 तीनों में कॉमन है, उसके बाद 24 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और भी आगे संख्या मिलती चली जाएंगी कॉमन हमें। तो इसका काम कंप्लीट, हमने 2 ही कॉमन लिखी है। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, न्यूनतम। बच्चे सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। हालांकि मल्टीपल तो आपको बहुत मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, आपको कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, 12, 24, 36 ऐसे मिलते जाएंगे। लेकिन उसने जैसे ही बोल दिया कि भैया हमें तो न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम बोलते ही बच्चे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 12, 12। कॉमन जो संख्या हमें मिली है सबसे छोटी, वही आपका एलसीएम हो जाएगी, वही आपका एलसीएम हो जाएगी। यानी कि 3, 4 और 6, मैंने क्या बोला? 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12। अब आपको जीवन में कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर 24 भी तो एलसीएम हो सकता है। जीवन में कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने ये बात बड़े गौर से सुनी है। क्यों?
क्योंकि बात होती है न्यूनतम की। कॉमन तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें न्यूनतम चाहिए, हमें न्यूनतम। ऐसे ही अब आ जाओ फैक्टर की तरफ। तो आपको मल्टीपल पता चल गया, व्हाट इज मल्टीपल। अब आते हैं फैक्टर। फैक्टर हालांकि आप जानते हैं क्या होते हैं। जैसे सपोज बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि ए 9 और 12, भाई 6 के फैक्टर, 9 के फैक्टर और 12 के फैक्टर बताओ। फैक्टर को मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। फैक्टर का मतलब है वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 6 के पहाड़े, जिनके पहाड़े में 6 आता हो, यानी कि जो 6 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, पूरी तरह डिवाइड कर दे 6 को। तो 1 से शुरू करते हैं। सबसे छोटा फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर क्या होता है? 1। भाई 1 के पहाड़े में भी 6 आता है। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? यस, 2 तिया 6। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? यस। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, खुद 6 के में आता है। 1, 3 और 9, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आपने सारे फैक्टर लिख दिए। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलो, नीचे से ऊपर की तरफ आपने बच्चे गुणनखंड लिख दिए, फैक्टर लिख दिए। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ढूंढो समान, कॉमन कौन कौन से हैं। देखो 1, 1 और 1 कॉमन है। आगे देखो, उसके बाद में 2 कॉमन है, नहीं है सर। 3 कॉमन है, 3, 3 और 3 कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल है। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है। क्या 6 कॉमन है? नहीं सर, 6 कॉमन नहीं है, यहां पर 6 नहीं है। तो आपने कॉमन भी निकाल दिए। अब आ जाओ यहां। अब आपको चाहिए सबसे बड़ा फैक्टर। आपको क्या चाहिए बच्चे? अधिकतम, यानी कि सबसे बड़ा। तो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। भाई इनमें बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है। और प्यारे बच्चे वही मेरा HCF हो जाएगा, वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। किसका? 6, 9 और 12 का। हालांकि कॉमन तो मेरे पास आया था 1 और 3, लेकिन मुझे चाहिए था हाईएस्ट, मुझे चाहिए था अधिकतम, और वो मेरा 3 हो जाएगा। HCF की कहानी भी समझ में आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि किसी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं? बताओ। किसी भी संख्या के फैक्टर, किसी भी संख्या के गुणनखंड इनफाइनाइट होते हैं या फाइनाइट होते हैं? सोच समझ के जवाब बताना। क्या वो अनंत हो सकते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या अनंत हो सकते हैं? यस, वेरी गुड सर, अनंत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया हम जब फैक्टर की बात करते हैं ना, तो हम उन संख्याओं की बात करते हैं जिनके पहाड़े में 6 आता है, जिनके पहाड़े में 9 आता है, जिनके पहाड़े में 12 आता है। तो हम सबसे छोटी संख्या 1 से शुरू करते हैं। 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। बस खत्म हो गए, खत्म हो गए। इनफाइनाइट तो बने ही नहीं। 1 से शुरू हुए और जिस नंबर के बारे में बात कर रहे थे वहां पे आगे खत्म हो गए। इसके आगे तो और कोई संख्या अगर आपके दिमाग में आ रही है जिसके पहाड़े में 12 आता हो, बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर 24। भैया 24 एकम 12 होता है क्या? 24 एकम 24, 24 दूनी 48। 24 तो और आगे बढ़ता जाएगा, पीछे थोड़ी हटेगा 24 अपने पहाड़े में 12। नहीं, हमें तो वो संख्या देखनी है जिनके पहाड़े में 1 निम्मा 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 1 छिक्के 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। जिनके पहाड़े में आती हो संख्या, वो संख्या होती है आपका फैक्टर्स। और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था एलसीएम और एचसीएफ में। अक्सर लोग पढ़ाते हैं, मैंने टीचर्स को भी देखा है, वो सवाल से शुरू कर देते हैं, लो जी पहला सवाल टाइप 1 टाइप 2। भाई जब तक हमें यही नहीं पता कि इन दोनों का मतलब क्या है,
तो हम तो चीजों को रट रहे हैं फिर। हमें ये नहीं पता एचसीएफ क्या होता है, हमें एचसीएफ निकालना आता है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि होता क्या है एलसीएम, होता क्या है एचसीएफ। तो पहले तो ये पता करना बहुत जरूरी था। तो आपको पता चल गया क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब प्रॉपर हम एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ को मैं थोड़ा सा रुक के आपको बताऊंगा अगले टाइप में। पहला टाइप है आपका क्या, पहला टाइप है आपका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं संख्याओं का, अलग अलग तरीके से। तो टॉपिक है हमारा बच्चे अब एलसीएम, ठीक है। जैसे कोई संख्या मैं यहां पर लिखता हूं 12, 18 और 24। मैंने लिखा 12, 18 और 24। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चे? एलसीएम निकालने जब भी हम जाएंगे ना, तो बचपन में छठी, सातवीं, पांचवी, चौथी, आठवीं, सातवीं इन क्लास में सबने मैथ्स पढ़ा है ना सबने, मैथमेटिक्स। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका हमें सिखाया जाता था वहां। एलसीएम निकालने का एक तरीका हमें सिखाया जाता था कि भैया हमें 3 संख्याओं का एलसीएम चाहिए, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। मैं कहूंगा सबसे बेस्ट मेथड है ये। आज भी कंपटीशन के दौर में जब आपसे एलसीएम निकालने को कहेगा और आपको बेसिक से जाना होगा एलसीएम निकालने के लिए, तो बेसिक तरीका सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं मैं उस तरीके को जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था। हालांकि आपको मैं बहुत सारे सवालों में डिविजिबिलिटी रूल से भी बताऊंगा कि आपको अगर इन संख्याओं का एलसीएम बताना है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कहूंगा ये हमारा जो ट्रेडिशनल, जो पुराना दादा परदादा वाले जमाने का जो मेथड था वो सबसे बेस्ट मेथड था। अब कैसे इसमें करते हैं भैया? ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है। यहां पर ऐसी संख्या लिखेंगे जो तीनों को काट दे। क्या करे? तो तीनों को काट दे। ना काटे तो भी चलेगा, 2 को काटेगी वो भी लिखेंगे। अब जैसे मुझे पता है कि 12, 18 और 24 ये 6 के पहाड़े में आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। 6 से कट गया तो मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अब 2 लिख दो यहां पर। तो भाई 2 एकम 2। अब ये 3 नहीं कट रहा 2 से, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ऐसे ही लिख दो इसको ऐसे लिख दो 3 को। फिर इसको देखो 4 को, 2 दूनी 4। अभी भी 2 बचा हुआ है तो 2 फिर ले लो 1। अब 3 को ऐसे ही लिख दो और 2 एकम 2। अब 3 को लिख दो 1, 3 एकम 3 और 1। जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आता हम चीजों को चलाते रहते हैं, हम चीजों को चलाते रहते हैं। अब इधर जो संख्या आपको मिली इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72। कितना आ गया बच्चे? 70। एक ट्रेडिशनल मेथड है, सब जानते हैं इसके बारे में। 2 से, हाँ 2 से भी काट लो, कुछ बच्चे कह सर 2 से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। 12, 18, 24, कोई बात नहीं, मैं 2 से शुरुआत करके दिखा देता हूँ। भाई 2 से करो, 2 छिके 12, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से शुरू करो, 2 तिया 6, 9, 2 छिके 12। फिर 2 से शुरू करो, 3, 9, 2 तिया 6। अब तो 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, अब 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 3 से ले लो 1, 3 एकम 3 और 1। जो इधर संख्या है इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। एलसीएम कितना आ जाएगा? 70। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि 12, 24, 12, 18 और 24 एलसीएम निकालने का एक और बढ़िया तरीका है, और जो तरीका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका हमारे अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा, बहुत काम। अगला चैप्टर होगा हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और टाइम एंड वर्क में 90% सवालों में 90% सवालों में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क में 90 नहीं तो 80% सवालों में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो वहां हम एलसीएम किस तरीके से लें? अब सुनो,
जब हम टाइम एंड वर्क समय कार्य चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ये तो बात मैंने बता दी कि वहां हमें एलसीएम की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब वहां जो एलसीएम के लिए संख्याएं हमारे पास होंगी ना, जिनका एलसीएम हमें लेना है, वो बहुत टिपिकल और बहुत हार्ड संख्या नहीं होंगी कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में, ऐसे आएंगी। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में कर सकता है। इस तरीके की वो संख्याएं होंगी, बहुत सिंपल सिंपल सी संख्याएं होंगी। टाइम एंड वर्क चैप्टर आएगा तो आपको पता चलेगा। तो जब हमारे पास सिंपल सिंपल सी संख्या हो तो उनका एलसीएम लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सुनते रहना बात को। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। आप क्या करो, 24 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो अपने दिमाग में ही। इस सवाल को तो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, लेकिन आप क्या करो, आप दिमाग में ही इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे 24 एकम 24, अब ये जो मैंने 24 एकम 24 लिखा है ना, ये तीनों संख्या से कटना चाहिए। 18 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 18 से तो नहीं कटता, ये 18 के पहाड़े में तो 24 से नहीं आता, तो हटा दो, ये एलसीएम नहीं होगा। फिर 24 दूनी 48, भाई 18 के पहाड़े में तो 48 नहीं आता, फिर 24 तिया 72। अरे भैया 72 जो होता है ना, 18 चौके 72 और 12 छिंग 72, यही एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 10, 15 और 20, जरा मुझे एलसीएम बताना इनका। 10, 15 और 20। देखो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे जाओगे, 2 से 2 पंजे 10, 15 को ऐसे ही लिख दो, 2 धाम 20। फिर 2 से जाओगे 5 ऐसे ही लिख दो, 15 ऐसे ही लिख दो, 2 पंजे 10। फिर 3 से जाओगे 5 ऐसे ही लिख दो, 3 पंजे 15 और 5। फिर 5 से जाओगे 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो गया बच्चे? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, एलसीएम हो गया 60। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बचा, मैंने आपको बताया कि मुझे एलसीएम बताना है 10, 15 और 20 का। इन तीनों में सबसे बड़ी जो संख्या है, आप इसका टेबल, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आप कहेंगे सर 20 एकम 20, 15 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता 40, भैया 20 तिया 60। क्या होता है? 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 10 छिक्के 60, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। आपने सर अगर बड़ी बड़ी संख्या आ गई, मैंने शुरू में ही कह दिया था, टाइम एंड वर्क जब हम कर रहे होंगे तो हमें इसी तरह की संख्या वहां देखने को मिलेंगी। तो वहां हम इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। जो छोटी छोटी संख्याएं होती है उनका, छोटी छोटी संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं 12, 36 और 108, जल्दी से मुझे एलसीएम बता दो, जल्दी से मुझे एलसीएम बता दो। 12, 36, 108 आपको मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए तैयार कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए। 12, 36, 108, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, उसका टेबल, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या तो 108 है सर, 108 एकम 108। क्या 36 से कटता है? हाँ जी, 36 तिया 108, 12 निम्मा 108, भैया यही एलसीएम हो जाएगा, 108 ही हो जाएगा एलसीएम। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना, बताना भाई इनका एलसीएम बताना जरा मुझे जल्दी से। 22, 110, 220, 22, 110, 220 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 220 है। 220 एकम 220, भाई 110 से कटता है क्या? 110 दूनी 220 कटेगा सर, 22 धाम 220 कटेगा सर, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। सो सिंपल। चलिए तो एलसीएम आपको बेसिक तरीके से निकालना आ गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं कौन इसका जवाब मुझे देता है। ये सवाल करिए,
अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे, और बहुत मेहनत से और बहुत डिटेल में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया। मेरी इंटेंशन यही थी कि जब मैं आपको एलसीएम, और मैंने वहां जिक्र भी किया था, याद करो, मैंने बोला था कि जब मैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूंगा तो वहां आपका ये जो डिविजिबिलिटी रूल वाला चैप्टर है ना, ये बहुत काम आएगा वहां पर। अब मैंने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो हम इसे बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का जादू। आपके पास अगर आज टाइम हो, कल टाइम हो, यूट्यूब खोलना, उस पर सर्च करना रामबाण सीरीज, यही सर्च करना सर्च वाले ऑप्शन में, रामबाण सीरीज, ठीक है। उसमें 14 क्लास की एक प्लेलिस्ट मेरी आपको दिख जाएगी, 14 एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैंने कराई थी। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप वहां एक क्लास देखोगे जिसमें लिखा होगा डिविजिबिलिटी रूल का जादू, एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम एचसीएफ में डिविजिबिलिटी रूल का जादू, डिविजिबिलिटी रूल का जादू। वो वीडियो ना ऐसे लेट के देख लेना, आप खाना खा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, मतलब कुछ भी, आप पढ़ाई से अलग आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो वीडियो खोल के बैठ के देख लेना एक बार, आजकल जब भी, क्योंकि हमने चैप्टर शुरू किया है, जैसे आप वो वीडियो ओपन करके देखते हो बच्चे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, क्योंकि उस 1 घंटे की क्लास में मैंने बच्चों को ये सिखाया है, स्पेशली यही सिखाया है कि डिविजिबिलिटी रूल को एलसीएम एचसीएफ में कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप यहाँ पे आ जाओ। वहां मैंने बेसिक तरीके से नहीं सिखाया बच्चों को एलसीएम लेना ना, मैंने डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल लगाना सिखाया है, क्योंकि वो ट्रिक वाली क्लास थी। सवाल कहता है 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम आपके आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है भैया, तो एक तो आप बेसिक तरीके से जा सकते हो कि यहाँ 27 लो, यहाँ 48 लो, यहाँ 276 लो और यहाँ 368 लो। देखो, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना मत शुरू कर देना, ये बड़ी वाली संख्या है, इनके पहाड़े आप नहीं कवर कर पाओगे, है ना। तो कभी सोचो सर सबसे बड़ी का पहाड़ा, ना बचा, बिल्कुल नहीं। 3 से आ जाओ, 3 नाम 27, 16 तिया 48, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 3 से तो नहीं कटेगा ये, 6 3 9 8 17, नहीं 3 से तो ये नहीं कटने वाला है जी। हाँ, ऐसे लिख दो तो फिर कोई बात नहीं है, 368 ऐसे ही लिख दो, 3 से नहीं कटा ना, काहे परेशान होते हो। फिर 3 से ले लो, 3 तिया 9, या 9 को ही ले लो, या आप एक काम करो 2 से शुरुआत करो, छोटा बना लेते हैं पहले संख्याओं को। आप कहोगे सर 2 से क्यों नहीं शुरू किया। 27 को ऐसे ही लिख दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 18 4। ठीक है, फिर 2 से आ जाओ, 27 ऐसे ही रहने दो, 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से आ जाओ, 27, 2 छिक्के 12, 69, 2 छिक्के 12। फिर 2 से आ जाओ, 27, 2 तिया 6, 69 और 23। फिर 3 से आ जाओ, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 23 ऐसे ही लिख दो। अब 9 से आ जाओ, क्योंकि 9 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है और कोई 9 से नहीं कटती है, तो पूरा 9 लिख सकते हो आप। अब 23 ले लो भाई, 23 बचा है तो 23, 1 1 1 और 1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 निम्मा, 48 निम्मा कितना होता है, 9 72 7, 9 चौक 36 7 43, 432 और उसकी फिर 23 में गुणा कर दो। 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, इन सबकी मल्टीप्लाई किया है तो 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 69 और 4 73, हासिल के 7, 23 चौके 92 और 7 99। कितना आंसर आ गया, 9936, ऑप्शन नंबर डी मेरा ये रहा। अगर आप बेसिक से जाओगे तो अब मैं आपसे कहता हूं, आइए जरा डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, विभाज्यता के नियम की तरफ। मैं कह रहा हूं आपको प्यार हो जाएगा इस नियम से, कि उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से चैप्टर की, डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर की। जरा मुझे एक बात बताओ, अब पेन साइड में रख दो और सामने देखना, पेन की बहुत कम जरूरत है।
सवाल कह रहा है 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम बताना है। मुझे वो संख्या चाहिए, मुझे वो संख्या चाहिए जो 27 के भी पहाड़े में आती हो, 48 के भी पहाड़े में आती हो, 276 के भी पहाड़े में आती हो और 368 के भी पहाड़े में आती हो। क्या मुझे वही संख्या चाहिए जो 27 के टेबल में भी आती हो, 48, 276, 368? आप कहेंगे हाँ सर वही संख्या चाहिए। तो क्या जो ये संख्या मुझे यहां मिलेगी ये 27 से भी कटेगी? भाई जो मेरा यहाँ पर इनका एलसीएम होगा क्या वो 27 से भी कटेगा? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, कटेगा। भाई 27 के पहाड़े में अगर ये संख्या आएगी तो क्या ये 27 से नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। और अगर संख्या 27 से कटेगी तो भैया 27 को मैं 9 तिया 27 नहीं लिख सकता हूं? भाई 27 को मैं 9 गुणा 3 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैंने जितनी 3-4 लाइन अलग अलग बोली है अब मैं सबको एक साथ बोलता हूं। मुझे वो संख्या चाहिए जो इन चारों से कटेगी। अगर ये संख्या 27 से कटेगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। और अगर संख्या 27 से कटेगी तो वो 9 गुणा 3 यानी कि 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। और फाइनल बोल रहा हूं लाइन अब, अगर संख्या 9 से कटेगी तो क्या जो मेरा आंसर है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए कि नहीं? क्या मेरे आंसर के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए कि नहीं? मुझे एलसीएम चाहिए जो इन चारों संख्याओं से कटेगा। और अगर संख्या 27 से कटेगी तो वो 9 से भी कटेगी क्योंकि 9 तिया 27 होता है। और अगर संख्या 9 से कटेगी तो जो मेरा एलसीएम है, जो मेरा आंसर है, उसके सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल गजब की बात कह दी सर। तो ऑप्शन से उन ऑप्शन को हटा दो जिनके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, उनको हटा दो, वो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। जिनके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है प्यारे बच्चे, उनको कैंसिल कर दो, वो आपके आंसर हो ही नहीं सकते हैं। आप कहेंगे 9 और 8 17, 17 5 22, 22 5 27। हाँ सर ये हो सकता है नहीं, आंसर हो सकता है। 9 और 9 18, 2 20 और 7 27 ये भी हो सकता है सर, क्योंकि 9 से कटने वाली संख्याएं दोनों। 9 और 9 18, 8 26, 26 और 8 34 ये 9 से नहीं कटेगा सर। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सी हमारा 9 से नहीं कटता है। आगे बढ़ो। 9 9 18, 3 21 6 27 ये भी हो सकता है। अब 3 ऑप्शन मुझे ऐसे मिल गए जो 9 से कटते हैं। अब आगे बढ़ो। अगर 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 संख्या अगर संख्या 48 से कटती है तो भैया वो 2 से भी कटेगी कि नहीं? 24 दूनी 48, भैया 2 से भी कटेगी। 48 से कटने वाली संख्या क्या 2 से कटेगी? आप कहेंगे हाँ सर। और 2 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। भाई साहब यही नियम होता है 2 का। अगर संख्या 48 से कटेगी तो वो 2 से भी कटनी चाहिए। जिन ऑप्शन की लास्ट डिजिट 2 से नहीं कटती है ना, उनको भगाओ, वो मेरे आंसर नहीं होंगे। भैया इसकी लास्ट डिजिट 2 से नहीं कटती, हटाओ। इसकी लास्ट डिजिट 2 से नहीं कटती, हटाओ। इसको तो मैं पहले ही हटा चुका हूं। इसकी लास्ट डिजिट 2 से कट रही है, आगे बढ़ो। आप कहेंगे कि सर इससे जल्दी तो बेसिक वाला तरीके से हो जाता। आपके दिमाग में आएगी ये बात। बच्चा मैं ये समझा रहा हूं आपको, डिविजिबिलिटी रूल कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि 3 3 6 6 9 9 आंसर ना, उसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अप्लाई हुई, आपकी प्रैक्टिस सवालों में लगी, मैं कह रहा हूं आप इससे अलग कहीं जाओगे ही नहीं। बेशक मुझे समझाने में टाइम लगा हो, लेकिन आप खुद सोचो कि एक बार अगर प्रैक्टिस करना आ गया तो जैसे मैं खुद इस सवाल को अगर करता, ऐसे सोचो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं अगर खुद इस सवाल को करता तो मैं तुरंत 27 को देख के 9 से कटने वाली संख्या को तुरंत हटा देता और मैं 27 भी चेक नहीं करता। सुनो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं 27 को चेक ही नहीं करता। सबसे पहले मैं देखता ऑप्शन में यूनिट डिजिट और मैं देखता कि यार 48 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी, 5 को हटाओ 7 को हटाओ, ये दो आप ऑप्शन नहीं होंगे। फिर मैं 27 के हिसाब से इन दोनों में 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता। मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 सेकंड लगते, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ये कंपैरिजन मत करो सर बेसिक से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा।
आपकी प्रैक्टिस चाहिए इस मेथड में, डिविजिबिलिटी वाले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे ये सवाल है आपके पास, आप इसे बेसिक से करो, आप इसे डिविजिबिलिटी से करो। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। सभी लोग दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी और फिर डिविजिबिलिटी लगा के भी करेंगे। तो आपने 12 गुणा 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे उसमें, इसमें 24 में 12 गुणा 2 48, अरे मुझे डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। 27 को मैंने 9 गुणा 3 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 9 ढूंढना था वहां, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है। 24 को मैंने 2 गुणा 24 इसलिए लिखा क्योंकि वो मुझे 2 चाहिए था, मैं 2 की डिविजिबिलिटी लगाना चाहता हूँ ऑप्शन में। बस ये क्यों नहीं लिखा उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। मुझे चाहिए 2, मुझे पता है 48 2 से कट रहा है, ऑप्शन में जो 2 से नहीं कट रहे उनको हटाओ, ये मेरा मकसद है। 24 38 336 152, बताओ। देखो अब यहां पर बच्चे संख्या 24 से अगर कटेगी तो भाई वो 3 से भी कटेगी। भाई 3 अट्ठे 24 होता है कि नहीं? 3 अट्ठे 24 होता है। डिविजिबिलिटी रूल जब भी लगाओ तो या तो सबसे पहले 9 को ढूंढने की कोशिश करो कि गिवन ऑप्शन में कोई संख्या 9 से कटने वाली है या नहीं। अगर नहीं मिली फिर 3 को ढूंढो। 9 और 3 पे फोकस रखो ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनका डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान होता है, अंकों का योग। अब मुझे पता है 9 से कटने वाली तो कोई सी भी संख्या नहीं है, तो मैंने 3 को ढूंढ लिया, भाई उसका भी तो अंकों का योग होता है। तो अगर संख्या 24 से कटेगी तो 3 अट्ठे 24 यानी कि वो 3 से भी कटेगी। अब जो ऑप्शन के अंकों का योग 3 से नहीं कटता है उसको हटाओ। 6 और 3 9 और 6 15 2 17, अंकों का योग 17 बन रहा है, हटाओ। 6 और 4 10 और 1 11, हटाओ। 6 और 3 9 और 5 14 और 3 17, हटाओ। 6 और 3 9 और 8 17 और 4 21, यही आंसर है। अब उन बच्चों से मेरा सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले 2-4 कह रहे थे अरे सर इससे जल्दी तो बेसिक से हो जाता। अब बताओ बेसिक से क्या आप इससे जल्दी कर लोगे? इससे जल्दी क्या आप इस सवाल को बेसिक से कर सकते हो? नहीं। आपने देखा कि संख्या 24 से कटने वाली है, यानी कि 3 अट्ठे 24, संख्या 3 से भी कटेगी। तो जो ऑप्शन में अंकों का योग 3 से नहीं कटता मैंने उनको हटाया, और ऐसे मुझे शुरू के 3 ऑप्शन मिल गए, मैंने हटा दिया, चौथा आंसर हो गया। और ये आरपीएफएसआई 2024 का पूछा गया सवाल है आपका। आप चाहो तो आप बेसिक से उड़ा सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाकर 5 सेकंड में आपने इसको कर दिया, 5 सेकंड में। चलो बेसिक से चाहते हैं तो एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं कि सर 24 38 336 और 152, भाई 2 से जाए क्या? 12 बार 19 बार, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 19, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएंगे 2 तिया 6 19, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएंगे 19 बार, फिर 2 से जाएंगे 3 19, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 19। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब 3 पे आ जाओ, 3 एकम 3 19, 3 सत्ते 21 19। अब 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब 7 अकेला बचा है तो 7 लिख दो, 1 19 1 और 19। अब अकेला 19 बचा है तो 1 1 1 और 1 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 सत्ते कितना होता है? 48 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 और उसकी गुणा 19 में कर दो, ये कितना जाएगा? 6384 ही आएगा। कर लो आप कैलकुलेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बच्चा। चलिए इस सवाल पे आइए जरा। एसएससी एमटीएस 2024 का सवाल है भाई। क्या सर 3 और 8 किसी में से? देखो हम, आपके दिमाग में अभी एक डाउट है कि सर हम किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसका जवाब है हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। सुनना, हमें क्या करने हैं? ऑप्शन एलिमिनेट। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवाल में 9 को ढूंढना कि जो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं, क्या कोई संख्या
9 से कटने वाली है, तो अंकों ऑप्शन में जिनके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा होगा उनको हटा देंगे। बशर्ते उसके लिए मुझे संख्याओं में 9 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए। नहीं मिली फिर 3 को ढूंढेंगे कि 3 से कटने वाली कोई है, नहीं मिली फिर 2 को देखेंगे कि 2 से कटने वाली कोई है क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं मिली, तो फिर कोई हम ढूंढेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे कोई संख्या 7 से कटने वाली है क्या, फिर ऑप्शन में चारों ऑप्शन को 7 से काट के देख लेंगे। इस तरीके से हम चलते हैं। हमें दरअसल हमारा जो अल्टीमेट और जो सबसे लास्ट इवेंचुअल हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अब वो किसी की भी डिविजिबिलिटी लगाओ, बशर्ते जिसकी डिविजिबिलिटी हम लगा रहे हैं वो संख्या हमारी जो क्वेश्चन है उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास है कि भैया एलसीएम बताना है इतनी सारी संख्याओं का, अब जितनी सारी संख्याएं होंगी डिविजिबिलिटी रूल लगाना उतना ही आसान होगा, उतना ही आसान डिविजिबिलिटी रूल होगा। देखो 12, 36, 72, 144, 288 और 576, सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या है 576, और इनका एलसीएम मुझे बताना है। अब यस और नो में जवाब देना, जो मेरा एलसीएम होगा तो सबसे बड़ी संख्या 576 का पहाड़ा पढ़ते हुए ही मिलेगा। यस और नो में जवाब देना, क्या मेरा एलसीएम 576 जो कि सबसे बड़ी संख्या इनमें है, क्या उससे छोटा हो सकता है? क्या एलसीएम 576 से छोटा हो सकता है? यस और नो। कभी नहीं हो सकता भाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2, 3 और 4, क्या इनका एलसीएम 4 से छोटा हो सकता है? सबसे बड़ी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4। अब मुझे इनका एलसीएम बताना है, क्या इनका एलसीएम 4 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। या तो एलसीएम 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। बस इस बात को भी आप दिमाग में रख लो। एलसीएम अगर मैं कुछ गिवन संख्याओं का निकाल रहा हूं, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है मेरा एलसीएम या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। अगर ये गिवन संख्याएं मुझे दी हुई हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या 576 है, या तो मेरा एलसीएम 576 होगा या 576 से बड़ा होगा। जीवन में 576 से छोटा एलसीएम हो ही नहीं सकता अगर ये संख्याएं मुझे दी हुई हैं। अब 576 से छोटे 3 ऑप्शन है, हटाए, एक ऑप्शन बचा, लगाए, आगे बढ़े। हमें मतलब नहीं है क्या एलसीएम होगा क्या नहीं होगा, हमें तो बस कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि सबसे बड़ी संख्या 576 है, मेरा एलसीएम 576 से छोटा हो ही नहीं सकता है। अब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 576 से छोटे हैं, मैंने इनको हटाया, एक ही ऑप्शन बचा, लगाओ, आगे बढ़ो। आप चाहो तो इसका बेसिक तरीके से भी कर लेना, मैं इसको यहाँ पर आपको देकर जा रहा हूं कि भाई इसका एलसीएम 576 होगा। मैं लिख भी देता हूं कि एलसीएम हमेशा, एलसीएम कभी भी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी दी गई संख्या, दी गई संख्या से छोटा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे हम क्यों नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल्स निकालते हैं, हम गुणज निकालते हैं, गुणज। जैसे मैं यहां पर कहता हूं 2, 3, 4, मैं कहता हूं सबसे बड़ी संख्या 4 है। जब आप इसके गुणज लिखने जाओगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। यानी कि आप आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ने का कोई स्कोप नहीं है, तो आपको जो कॉमन मिलेगा वो आगे मिलेगा। 4 के गुणज कभी 4 से छोटे हो ही नहीं सकते हैं, है ना? तो इसीलिए जब 12, 36, 72, 144, 288 और 576 का एलसीएम आप निकालोगे तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने उस तरीके से ऑप्शन डी लगाया और उसका रीजन भी लिख दिया। चलिए जरा ये सवाल बताइए मुझे, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है भाई ये।
व्हाट इज द एलसीएम ऑफ अंडर रूट 169, घनमूल ऑफ 27, घनमूल ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 144। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है? 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है? 13। घनमूल ऑफ 27 क्या होता है? 3। भाई घनमूल ऑफ 27 को मैं क्या कह सकता हूँ? 27 को मैं कह सकता हूँ 3 का क्यूब। तो क्यूब से घनमूल पूरा कट जाता है, यहाँ 3 बचता है। जैसे घनमूल ऑफ 64 है, तो 64 को मैं क्या कह सकता हूँ? 64 को मैं कह सकता हूँ 4 का क्यूब। तो घनमूल से 3 कट गया, यहाँ बचा 4। घनमूल ऑफ 64 इज 4। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ओके, अब मेरे पास संख्या है 13, 3, 4 और 12। मुझे इनका एलसीएम बताना है। अब मैं जाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। बहुत आसान है, बहुत आसान पड़ेगा बच्चे। मुझे वो संख्या बतानी है जो इन चारों से कटती हो। सबसे आसान, आप 3 की डिविजिबिलिटी ढूंढो। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से नहीं कटा उनको हटा दो। 8 और 2 10 और 1 11 कभी आंसर नहीं होगा। 3 2 5 और 1 6 हो सकता है। 6 और 5 11 और 1 12 हो सकता है। 6 और 4 10 और 18 हो सकता है। अब 4 पे आ जाओ। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? लास्ट 2 डिजिट। क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक। तो जिनके अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे उनको हटा दो। जिनके अंतिम के 2 अंक, जैसे ये 21 है, ये 4 से नहीं कट रहा, हटा दो, मेरा आंसर नहीं होगा। 56 4 से कटता है, हाँ। 68 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अब मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 से काट के देख लो, 13 से काट के। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 6 और 13 चिंग 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 से भी कट गया। अब क्या करें? अब ये दोनों संख्या मुझे ऐसी मिल गई, बच्चा ये दोनों संख्या मुझे ऐसी मिल गई जो इन सब से कटती है। तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूं कि इन दोनों में कौन सा मेरा आंसर होगा? बताओ भैया, आपको ये 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो इन चारों संख्याओं से कटते हैं। अब आपकी बुद्धि से जवाब आएगा कि सर हमें चाहिए एलसीएम, और जिसमें एल का मतलब होता है लीस्ट, यानी कि न्यूनतम, सबसे छोटी। तो भैया इन दोनों में सबसे छोटी 156 है। लगाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि हमें लीस्ट चाहिए, हमें लीस्ट चाहिए बस। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। 13 3 4 और 12। भाई 4 से कटने वाली संख्या 2 है, 2 से जाओ 13, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। फिर 2 से आ जाओ 13, 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 से आ जाओ 13, 1 1 और 1। और अब 13 से आ जाओ 1 1 1 और 1। 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 13, 12 तिया 36, 12 कम 12 3 15, 156। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलो एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको। आज एलसीएम वाला बेसिक वाला पार्ट हमने किया, कल हम एचसीएफ करेंगे। ओके, आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ। छोटी क्लास इसलिए रखा है, मतलब छोटी नहीं, ठीक है, हाँ, लगभग 54-55 मिनट की हो चुकी है। तो कल हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, क्योंकि आज चैप्टर की शुरुआत है। तो चैप्टर की शुरुआत में चीजें ज्यादा खींचना ठीक भी नहीं है। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया, बस आप एक काम करना जरूर मेरे कहने से। अभी देखो, अभी हमारा 11:30 तक का ऑफिशियल टाइम है। आप अभी क्लास खत्म होते यूट्यूब पर जाना और उसमें सर्च करना रामबाण सीरीज, जो एलसीएम एचसीएफ डिविजिबिलिटी रूल से मैंने कराए हैं ना। आप रफ कॉपी मत लेना, ऐसे सामने ना एंटरटेनमेंट तौर पे देखना, बहुत मजा आएगा आपको देखने में।
तो क्योंकि उसमें मैंने यही सिखाया है, डिविजिबिलिटी रूल से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा आपके अंदर। मैं कल की क्लास जो लेकर आऊंगा ना, आपके जवाब मुझसे पहले आ रहे होंगे। सर ये आंसर होगा, हटाओ। तो चलिए बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।